बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री उसका चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। अब ये स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? ये असल में केमिकल इक्विलिब्रियम की टाइप्स हैं। अच्छा देखिए, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में भी पढ़ लिया था, रिवर्स और अपना रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बारे में, और इसके अलावा फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। मेरी लास्ट वीडियोस में ये चीज़ दी हुई है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम के इन दोनों में क्या फर्क है और ये चीज क्या है। तो देखिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, क्या कह रहा है कि वो इस चीज में वो कहता है कि भाई अगर कोई रिएक्शन चल ही नहीं रहा, आगे चल ही नहीं रहा, रुका हुआ है बिल्कुल, तो हम उसको नाम देंगे कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अगर इसकी एग्जांपल ले ली जाए तो ये चीज देखें, ये एक फिजिकल फिनोमिना है, इसको हम केमिकली नहीं ले सकते, क्योंकि ये बता रहा है। इसकी एग्जांपल में मैं आपको ये दे देता हूं कि देखें, अगर एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग बिल्कुल स्टेबल है, रुकी हुई है, ना ही वो आगे मूव कर रही है ना ही पीछे मूव कर रही है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल स्टेबल ठहरी है, तो हम इसको नाम देंगे कि ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन में मौजूद है। चले अगली बात करते हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या कहता है? देखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं? यहाँ पे बराबर होते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। रिएक्शन इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब वो कहना क्या चाहता है इस तारीफ में कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर भी हैं, लेकिन हैं भी अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये कैसे हो गया? तो देखें, हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस को रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बन गई। अब ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनी है, अब ये हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से बनी है। कैसे बनी है? देखें, ये जो चीज है ये तो हमारे पास हो गए रिएक्टेंट्स, ये हो गए जी हमारे पास रिएक्टेंट्स, और ये चीज हो गई जी हमारे पास प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब रिएक्टेंट्स के मिलने से हमारे पास प्रोडक्ट बनी, और वही प्रोडक्ट दोबारा टूट के हमें रिएक्टेंट्स दे देगी। और ये जो डबल एरो शो हो रहा है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हो रहा है कि ऊपर वाला जो सिंगल एरो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है, नीचे वाला सिंगल एरो रिवर्स रिएक्शन को शो कर रहा है। तो हम देखते ये हैं कि हमारे पास इनका रेट कब बराबर होता है और ये अपोजिट डायरेक्शन में कैसे होते हैं। जरा इस ग्राफ की तरफ देखें तो हमारे पास ये जो ग्राफ है ये इस चीज को बता रहा है कि हमारे पास इनका रेट कब बराबर होता है और ये अपोजिट डायरेक्शन में कैसे होते हैं। देखिए, मैंने एक्स एक्सिस पर ले लिया टाइम और वाई एक्सिस पर ले ली मैंने कंसंट्रेशन। अब बात करते हैं कि हमारे पास इसका क्या मतलब है। देखें, ये जो ऊपर वाली लाइन शो हो रही है आपको, अपर लाइन, तो अपर लाइन ये शो कर रही है कि यहाँ पे इसकी मतलब कि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को बता रही है, और ये जो लोअर लाइन है जो कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर रही है। तो ये चीज हमें क्या बता रही है, इसको जरा देखते हैं कि देखें, इनिशियल टाइम में हमारे पास, जब हमारे पास अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, जब हमारे पास बिल्कुल टाइम 0 है, तो हमारे पास रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है, हमारे पास जो रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो हाई होती है। वो क्यों हाई होती है? क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास रिएक्टेंट्स अपनी सेम उसी हालत में मौजूद हैं। लेकिन जैसे जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा, टाइम आगे बढ़ेगा, तो टाइम के आगे बढ़ने से इसकी जो कंसंट्रेशन है वो डाउन होती जाएगी। किसकी? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? डाउन होती जाएगी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कमी आती गई, और उसी के साथ साथ हमारे पास ये जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है ये इंक्रीज होना शुरू हो गया। इनिशियल टाइम में तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इनिशियल टाइम में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन मतलब के प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन थी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वो तो वैसे भी 0 थी, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन वो तो वैसे भी 0 थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, जैसे ही हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कमी आना शुरू हुई, साथ ही हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा होना शुरू हो गया। तो एक वक्त ऐसा आया कि जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही थी और इधर से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी, तो एक स्टेज ऐसी आई जहां पर हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों
बराबर हो गए, और जहां पर ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हुए, यहां पर आ गई जी हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब चलिए ये चीज तो वाजे हो गई कि हमारे पास ये चीज वाजे हो गई कि हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर कैसे होते हैं। तो वो एक पोजीशन आती है जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज कर रहा होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होती है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज कर रहा होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होती है। तो वहां पे एक पोजीशन ये आती है कि दोनों की कंसंट्रेशन एक हो जाती है, और वहां पर इन दोनों का रेट भी बराबर हो जाता है, और डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाती है। लेकिन इस डायनामिक इक्विलिब्रियम में एक और बात आई है कि वो कह रहा है कि भाई ना ये अपोजिट डायरेक्शन में भी होते हैं। अब अपोजिट डायरेक्शन देखिए, अब जरा इस ग्राफ को दोबारा देखें कि हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो हमारी शो हो रही है कि हाई से डाउन की तरफ जा रही है, अप से डाउन की तरफ। ये जो ग्राफ में ये जो ऊपर वाली लाइन शो हो रही है ये है अप से कहां आ रही है, डाउन। और जबकि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है ये डाउन से अप की तरफ जा रहा है। तो यहां से ये बात वाजे आ गई कि हमारे पास इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है, कि एक अप से डाउन की तरफ हो रहा है और दूसरा डाउन से अप की तरफ। एक की कंसंट्रेशन हाई से लो की तरफ जा रही है, दूसरे की कंसंट्रेशन लो से हाई की तरफ जा रही है। तो ये चीज वाजे हो गई कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर तो होते हैं लेकिन होते अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जी डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या कहता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो एक क्लोज्ड सिस्टम में हासिल किया जाता है। मतलब कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन या इक्विलिब्रियम की जो हालत है वो आपके पास क्लोज सिस्टम में होगी। जब सिस्टम क्लोज्ड होगा तब ही हमारे पास इक्विलिब्रियम की हालत की ली जा सकती है, ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम की हालत नहीं ली जा सकती। अब अगर अगली बात करें तो इक्विलिब्रियम जो है उसकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आता। जब हमारे पास इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है तो उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। चेंज कैसे नहीं आता? क्योंकि देखें जितनी कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उतनी ही कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स भी बना रहे होते हैं, तो कंसंट्रेशन का कोई भी चेंज इसमें नहीं आता। तीसरी बात वो ये है कि भाई हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो किसी भी साइड से लिया जा सकता है, कि रिएक्टेंट वाली साइड से आप इक्विलिब्रियम को अचीव कर लें या प्रोडक्ट वाली साइड से इक्विलिब्रियम को अचीव कर लें। आपके पास फर्ज कर लें प्रोडक्ट दी हुई है, वो कह रहा है कि बिना इसकी अब रिएक्टेंट बना दें हमें कि इसके अंदर क्या क्या चीजें, इसके अंदर से क्या क्या चीजें निकल आएंगी। तो आप चाहे प्रोडक्ट से इक्विलिब्रियम को अचीव करवाएं या चाहे रिएक्टेंट से इक्विलिब्रियम को अचीव करवाएं, दोनों तरह से इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। तीसरी बात वो ये कहता है कि भाई ना हाँ, अगर आप इसकी कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, अगर ये इन चीजों में, वॉल्यूम में, कंसंट्रेशन में, टेम्परेचर में और प्रेशर में, अगर आप इन चीजों को चेंज कर देते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन में तब्दीली आ सकती है। इसके अलावा इसकी इक्विलिब्रियम हालत में भी तब्दीली आ सकती है। आप डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन डिस्टर्ब किस हालत में करेंगे? जब आप उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दें, जब आप उसका टेम्परेचर चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें, वॉल्यूम चेंज कर दें या कुछ और चेंज कर दें जो कि इसकी केमिकल हालत को तब्दील करने में असरअंदाज हो। तो आप जब इन चीजों को चेंज करेंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा। तो ये चंद एक फीचर्स थी डायनामिक इक्विलिब्रियम की। तो इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।